हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर का नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस और ये है पार्ट 1। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। रेफरेंस हमने पूनम गांधी जी की बुक से लिया है। टॉपिक्स हमको क्या क्या कवर करने हैं। पहला टॉपिक है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस। सेकंड टॉपिक है फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। थर्ड टॉपिक है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। फोर्थ टॉपिक है मल्टीनेशनल कंपनीज या ग्लोबल एंटरप्राइजेस। फिफ्थ टॉपिक है जॉइंट वेंचर और सिक्स टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 3 टॉपिक पार्ट 1 में कवर करेंगे और 3 टॉपिक पार्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहा है, हमें ये बताना है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब इंडिपेंडेंस हुई थी, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा कंसंट्रेट किया था या और मतलब कि ज्यादा ध्यान रखते थे, और प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बैन थी। कुछ चीजों में एंट्री बैन थी या उनको लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। अगर उनको ओपन करना है, कुछ भी अपना काम शुरू करना है, प्राइवेट सेक्टर को इम्प्रूव होना है, तो उसको लाइसेंस की जरूरत होती थी और उनके एक्सपेंशन पे भी लिमिट थी कि वो इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, उस पर भी लिमिट थी। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऐसा था कि पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा कंसंट्रेट किया जाता था। लेकिन 1991 के बाद लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी वो अच्छा काम कर रहे थे और पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो इतना ध्यान दिया था उसके बावजूद वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे। इसलिए ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया और प्राइवेट सेक्टर को मतलब एंट्री दे दी गई। उनके ऊपर जो बैरियर्स थे उसको हटा दिया गया, लाइसेंस को हटा दिया गया। कुछ जगह पे लाइसेंस रखा, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न से रिलेटेड जो भी हमारी चीजें थी उनमें वहां पे लाइसेंस रखा। बाकी जगह से उनके बैरियर हटा दिए गए। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा है। और जब से ये हुआ है, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया गया है, तब से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। Immediately after independence, Government of India nationalized many enterprises and also established many new undertakings. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी एंटरप्राइजेस को नेशनलाइज कर दिया और बहुत सारी अंडरटेकिंग को स्टैब्लिश किया। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 और 1956 असाइन डोमिनेंट रोल टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। डोमिनेंट रोल दिया गया पब्लिक सेक्टर को। मैनी एरियाज ऑफ बिजनेस वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। बहुत सारे एरियाज जो थे वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखे गए कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंट्री नहीं ले सकता। द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर वॉज रिस्ट्रिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग लिमिट्स ऑन एक्सपेंशन एटसेट्रा। कि जो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री थी उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया और अगर एंट्री लेनी है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा और एक्सपेंशन पे भी लिमिट लग गई। In spite of restricted role, the private sector continued to grow and contribute in economic development of the country. प्राइवेट सेक्टर में इतने रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद उसने ग्रो किया और इकोनॉमी की डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। In spite of giving priority to public sector, this sector could not do much for the economic development of the country. पब्लिक सेक्टर को हमने इतनी इंपॉर्टेंस दी लेकिन पब्लिक सेक्टर ने इकोनॉमी की डेवलपमेंट में ज्यादा योगदान नहीं दिया। That is why in 1991 में, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अंडर दिस पॉलिसी द प्राइवेट सेक्टर वाज असाइन्ड एन इम्पॉर्टेंट रोल। और इस पॉलिसी के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को एक इम्पॉर्टेंट रोल असाइन किया गया। मैनी एंट्री बैरियर ऑन प्राइवेट सेक्टर वर रिमूव्ड। उनकी एंट्री पे जो बैरियर्स थे उसको हटा दिया गया। The industrial licensing was abolished except in areas related to security and strategic concern. Security से related जो भी एरिया थे वहां पे सिर्फ लाइसेंस रखा, बाकी जगह पे हटा दिया गया। The area reserved for public sector were reduced. और जो एरिया पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व था उसको कम कर दिया गया। The limit of expansion was raised by amending MRTP Act. तो जो एक्सपेंशन की लिमिट थी उसको भी बढ़ा दिया गया MRTP एक्ट के द्वारा। MRTP क्या? मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ड्यू टू दीज चेंजेस देयर इज ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। जब से ये चेंजेस किए उसके बाद हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में काफी चेंजेस आए।
The business environment has undergone tremendous changes. Business environment में भी बहुत changes आए. Now there is more open and competitive environment between private and public sector. अब दोनों ही सेक्टर्स के बीच में बहुत कॉम्पिटिटिव और ओपन इन्वायरमेंट रहता है. तो ये था इंडस्ट्रियल रोल दोनों का, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का इंडिपेंडेंस के टाइम पे, कि पब्लिक सेक्टर को हमने प्रायोरिटी दी लेकिन इसने अच्छा काम नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर को हमने प्रायोरिटी नहीं दी उसके बावजूद इसने अच्छा काम किया, इसलिए हमने इसको और बढ़ावा दिया. मतलब इसकी जो एंट्री के लिए बैरियर्स थे वो हमने हटा दिए, लाइसेंस हटा दिए, ये सब कर दिया. तो बेसिकली इतना सा इस पूरे पॉइंट का मतलब था. सेकंड पॉइंट आता है हमारा फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होती है वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी. तो ये 3 टाइप के होते हैं. एक एक करके हम पढ़ेंगे, इनके मेरिट्स, डिमेरिट्स, फीचर्स, सूटेबिलिटी सब पढ़ेंगे. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन सी होती है? जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं. इसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये गवर्नमेंट का पार्ट होता है जिसको एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो है कंट्रोल करती है. जैसे रेलवे है तो रेलवे को मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है. डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको कंट्रोल करता है. ठीक है. तो जो अंडरटेकिंग्स, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जिसको एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट के अंडर में वो आती है, उनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो गवर्नमेंट का पार्ट होती है. गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जिसको एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है. एक ही मिनिस्ट्री का उस पर पूरा का पूरा रोल चलता है. पूरे उस पर एक ही मिनिस्ट्री, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो सब एक ही मिनिस्ट्री उसको बताती है कि क्या करना है, कैसे करना है. एक मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है. जैसे कि रेलवे है, या जैसे कि चलो हम डिफेंस मान लेते हैं. डिफेंस है, डिफेंस में क्या चीजें होंगी, क्या काम होगा, ये सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है हमारी, वो उनको बताएगी. किस तरीके का इसमें रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, एक्सपेंडिचर इसमें कहाँ कहाँ होगा, ये सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बताएगा. डिफेंस अपनी इसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे कंट्रोल करती है. और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके? हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है. तो इसकी खुद की एग्जिस्टेंस नहीं है, ये इसके अंडर आता है. तो वो होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो कि जिनकी खुद की एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जिसको सिर्फ एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है. The departmental undertaking is considered as one of the department of government. It has no separate existence than government. It functions under the overall control of one ministry or department of government. ये एक ही मिनिस्ट्री या किसी एक ही डिपार्टमेंट के कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल पे वर्क करते हैं. जैसे कि हमारा रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज जो होगी, ब्रॉडकास्टिंग होगी, टेलीफोन सर्विसेज जितनी भी होगी, ये सारी चीजें हमारी क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है. इनकी खुद की कोई अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हमारे गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं. फीचर्स क्या क्या हो गए इसमें? सबसे पहला फीचर, दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ये सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की किसी एक मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं. They are a part of government only. There is no separate entity. ये सिर्फ गवर्नमेंट का पार्ट है, इनकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है. They are financed from the annual budget of the government. जो एनुअल बजट गवर्नमेंट निकालती है उसमें इनको पैसे मिलते हैं. मतलब एनुअल बजट में रेलवे को कितना पैसा दिया गया, वहां से इनको पैसे मिलते हैं. The revenue of departmental undertaking are deposited in the treasury of government. यानी कि जो भी ये रेवेन्यू अर्न करेंगे, जितने भी पैसे, प्रॉफिट, जो भी चीज ये अर्न करेंगे, वो गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे. इनको नहीं मिलेगा, वो सीधे गवर्नमेंट के पास जाएगा. The staff of departmental undertaking are civil servants. Civil servants इसका स्टाफ होते हैं और ये रिक्रूट कैसे किए जाते हैं? सिविल सर्विसेज के रूल्स के अकॉर्डिंग. They are under the direct control of departmental head. और ये डिपार्टमेंटल हेड के पूरे कंट्रोल में होते हैं, जो कि किसके अकाउंटेबल होता है? किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के अंदर होता है. जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तो हमारे पास एक डिफेंस मिनिस्टर होंगे जो इसको हेड करेंगे. डिफेंस मिनिस्ट्री को एक पर्टिकुलर डिफेंस मिनिस्टर होते हैं जिसको हेड करते हैं. दे कैन बी sued in the same manner as one can file a suit against the government. अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी करता है तो उसके ऊपर भी केस हो सकता है.
अब पढ़ते हैं मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो इसको फॉर्म करना बहुत इजी रहता है, कोई सी तरीके की कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता जब भी आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को फॉर्म करते हो। इफेक्टिव कंट्रोल रहता है क्योंकि ये एक ही मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसलिए कंट्रोल इफेक्टिव रहता है, जैसा वो मिनिस्ट्री बोलेगी वैसे ये करते रहेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इनको जितना फंड दिया जाता है एनुअल बजट में, इनको जितना फंड दिया जाता है उसका ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे जो कंट्रोल रहता है वो पार्लियामेंट का पूरा पूरा कंट्रोल रहता है, ये कैसा परफॉर्म कर रही है ये सब डिस्कशन पार्लियामेंट में होता है। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी रहती है, पब्लिक को भी पता रहता है कि ये लोग कैसा काम कर रहे हैं। पब्लिक रेवेन्यू, इसमें जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है, यानी गवर्नमेंट के खाते में जाता है, तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो पब्लिक का रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट की इनकम पब्लिक की इनकम। सीक्रेसी, इसमें प्रॉपर सीक्रेसी रहती है कि जो गवर्नमेंट के हेड्स होते हैं वो डिटेल्स शेयर नहीं करते हैं बाहर, इसीलिए डिफेंस को एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर रखा गया है, क्योंकि जो सीक्रेट्स होते हैं वो बाहर नहीं आते हैं इसमें, तो इसमें प्रॉपर सीक्रेसी होती है। अब आते हैं इसके कुछ डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस पे। इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है क्योंकि ये पार्लियामेंट कंट्रोल के अंदर रहते हैं, स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल रहता है, तो इसमें ज्यादातर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होती है मिनिस्टर्स की और टॉप ऑफिशियल्स की, इस वजह से यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रहती है। ठीक है, मोटिवेशन की कमी रहती है क्योंकि ये जो भी रेवेन्यू अर्न करेंगे वो सीधे गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, किसी तरीके का कोई इंसेंटिव या किसी तरीके का कोई प्रॉफिट किसी को भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, इसलिए मोटिवेशन की कमी रहती है इस डिपार्टमेंट्स में। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की कमी रहती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ये उसको नहीं सही तरीके से निभा पाते हैं, अंडरटेक नहीं कर पाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की कमी रहती है, ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनको नहीं दी जाती है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं वो ज्यादातर पेपर वर्क में ही बिजी रहते हैं, क्योंकि जो पार्लियामेंट से उनको क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में पार्लियामेंट सेशन होते हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट से क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ आपने क्या काम किया, कैसा काम किया, कितना काम किया, इसका क्या आंसर है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं बस ये पेपर वर्क में रहते हैं, उसको सॉल्व भी करते रहते हैं, तो इस वजह से इनएफिशिएंट मैनेजमेंट रहता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अच्छे से नहीं निभा पाते वो। रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि डिसीजंस में डिले होता रहता है क्योंकि फॉर्मेलिटी इतनी ज्यादा करनी पड़ती है, पेपर वर्क उनको इतना ज्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो प्रोसीजर्स होता है पूरा का पूरा वो बहुत लंबा होता है वो फॉलो करना, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और काम जो है वो डिले पे डिले होता रहता है। नेक्स्ट आता है सुटेबिलिटी, सुटेबल कहाँ कहाँ है ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, कहाँ कहाँ सुटेबल है, जहाँ पे सीक्रेसी की बहुत ज्यादा जरूरत हो, जैसे कि डिफेंस में होती है तो वहां ये सुटेबल है। वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी, जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल जरूरी है, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग की क्या दिखाना है कैसे दिखाना है, वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना जरूरी है, तो वहां ये जरूरी रहता है। सुटेबल है मतलब वेयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है, एयरक्राफ्ट हो गया इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, आयरन एंड स्टील हो गया यहाँ भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। अंडरटेकिंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, अंडरटेकिंग ही सिर्फ रेवेन्यू का सोर्स है, जैसे कि रेलवेज, तो यहाँ पे ये सुटेबल होता है। ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का सेकंड पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉर्पोरेशन होता है, कॉर्पोरेट होता है, वो एक स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट में उस स्पेशल एक्ट को पास किया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बनाया जाता है। इसको गवर्नमेंट ही फाइनेंस करते हैं, सारे पैसे गवर्नमेंट ही देती है, और जो भी इसका पावर होगा, ऑब्जेक्ट्स, लिमिटेशन, जो भी चीजें होंगी वो उस एक्ट में ही बताया जाएगा। ठीक, इसकी अपनी खुद की एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है,
गवर्नमेंट के अंडर तो आता ही है, पर इसके जो भी काम है, लिमिटेशंस है, वो उस लेजिस्लेचर में लिखी होती है और ये फ्रीली काम करता है। गवर्नमेंट में इसका ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। बोलने के लिए गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। इसकी खुद की अपनी एक्सिस्टेंस होती है, बस पैसे लगाती है गवर्नमेंट और ध्यान रखती है कि ये कैसा काम कर रहे हैं। उसको हम बोलते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जैसे कि होगी हमारी इंडियन एयरलाइंस हो गई, एयर इंडिया हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया हमारा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एटसेट्रा। ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है? पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर आती है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। या तो ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है एक एक्ट, या फिर सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर में इसको पास किया जाता है। द पावर, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। इसके जितने भी पावर्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लिमिटेशन जितनी भी हैं, जो भी इसने काम करना है, सारी चीजें उस एक्ट में लिखी होती है। इट ऑपरेट अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट हो जाता है जब एक एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में। इट इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं जिनको कि गवर्नमेंट ने ही नॉमिनेट किया होता है। द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट नहीं सेट करती है कि इनको कैसे रिक्रूटमेंट करनी है, क्या रेम्यूनरेशन देनी है अपने स्टाफ को। तो ये इनका खुद का अपने रूल्स होते हैं जिस हिसाब से ये रिक्रूटमेंट करते हैं और उनको रेम्यूनरेशन देते हैं। इट एंजॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसमें किसी तरीके की कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती है। द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक। इसका मेन मोटिव होता है कि जनरल पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना। इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन। इट हैज टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। इसको अपनी एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करना होता है कि कैसा काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट में सबमिट करना होता है। द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो इसके अकाउंट्स होते हैं वो कौन ऑडिट करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कंट्रोल करते हैं। मेरिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। देखो, इनकी खुद की अपनी लीगल एग्जिस्टेंस होती है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। किसी तरीके का कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं रहता, तो फ्लेक्सिबल होते हैं। क्विक डिसीजन हो पाता है क्योंकि इसमें रेड टेपिज्म नहीं होता, बहुत सारा पेपर वर्क नहीं होता, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करना होता, इसलिए डिसीजंस जल्दी ले लेते हैं। सर्विस मोटिव, एक्टिविटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन जितनी भी होगी, जो भी एक्टिविटीज करेंगे वो पार्लियामेंट में डिस्कस करी जाएगी, जिससे कि पब्लिक का इंटरेस्ट बना रहे, पब्लिक को पता रहे कि ये कैसा काम कर रहे हैं। एफिशिएंट स्टाफ, जब ये अपने रूल्स के हिसाब से स्टाफ को रिक्रूट करेंगे, उनको रेम्यूनरेशन देंगे, उनको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, तो उनका स्टाफ भी एफिशिएंट होगा और ये एफिशिएंटली वर्क करेंगे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनको नॉलेज होती है, जो कि बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि अलग अलग ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, लेबर ग्रुप के, कंज्यूमर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, बहुत अलग अलग जगह से इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो इसका जो मैनेजमेंट होता है वो भी काफी प्रोफेशनल होता है। अगला आता है डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, जैसा कि हम अभी तक बोल रहे हैं कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, ऐसा सिर्फ बोलने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल पार्टी भी इंटरफेयर करते रहते हैं बीच बीच में। लैक ऑफ इनिशिएटिव, ये जो है ज्यादा कंपटीशन फेस नहीं करते हैं मार्केट में, इनका ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है, तो अपना ये प्रॉफिट इंप्रूव करने के लिए इनिशिएटिव ही नहीं लेते हैं। ये जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, इनका ये इनिशिएटिव बहुत कम लेते हैं कि ये ज्यादा इंप्रूव करे अपने आप को। और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो रिजिड होता है। अगर इनको अपने आप को एक्सपेंड करना है तो इनको पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, एक एक्ट पास कराना पड़ता है, तो इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो बहुत थोड़ा सा रहता है। अनफेयर प्रैक्टिसेस, ये हाई प्राइजेस भी चार्ज कर सकते हैं लोगों से, अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है यहाँ पे। सुटेबिलिटी कहाँ पे है? जहाँ पे मोनोपोली हो, मोनोपोली की जरूरत हो, मतलब सिर्फ एक ही है बंदा कंपटीशन में, दूसरा कोई और है ही नहीं। अंडरटेकिंग जहाँ पे स्पेशल पावर्स की जरूरत हो,
ठीक है, किसी को जिसको भी स्पेशल पावर चाहिए वो ये ओपन कर सकता है। वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट से पैसे चाहिए हो। वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, जिसको पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी भी चाहिए हो, यानी कि लोगों को भी उनके बारे में पता रहे और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, उनका खुद का अपने हाथ में हो, सारे जो भी उनको रूल्स रेगुलेशंस बनाने वो सब उनके हाथ में हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट चला रही हो या कम से कम 51% शेयर उसका गवर्नमेंट के पास हो। A government company means a company in which at least 50% of the paid up share capital is held by the center or state government or partially by center or state government। 51% हो, ठीक है, या पूरा हो। The government company are governed and ruled by the provision of Companies Act 1956। ये 1956 Companies Act के अंदर गवर्न की जाती है, चलाई जाती है, जैसे कि बाकी रजिस्टर्ड कंपनीज चलाई जाती है। और इस गवर्नमेंट कंपनी का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हो गया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो गए। ये सारी कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज होती है जो कि प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है, लेकिन इसको कौन करता है, इसको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। ये पूरी तरह से इनकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होते हैं, बिल्कुल प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर में आती है। फीचर्स क्या क्या, रजिस्ट्रेशन होता है इसका कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। ओनरशिप गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्शली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, या पूरी हो या पार्टली हो। द शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनीज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इसकी शेयर कैपिटल जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है प्रेसिडेंट के नाम से। मैनेजमेंट जो होता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, जिसको कि गवर्नमेंट ने ही और बाकी शेयर होल्डर्स ने नॉमिनेट किया होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनका खुद का अपना नाम होता है, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी को बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में किसी के भी साथ आ सकते हैं अपने नाम पे। मिनिस्ट्रियल कंट्रोल रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स होती है, मिनिस्ट्री का पूरा कंट्रोल रहता है। मिनिस्ट्री इनको डायरेक्शंस इशू करती रहती है टाइम टू टाइम और सुपरविजन इनके ऊपर रखती है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहती है, इनको पावर्स होती है और ये अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब सिक्योरिटीज के थ्रू, शेयर कैपिटल के थ्रू अपने शेयर्स डाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। इनको पूरी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। इनका स्टाफ एफिशिएंट होता है, क्यों, क्योंकि ये अपने हिसाब से रिक्रूट करते हैं, उनको अपने हिसाब से रेम्यूनरेशन देते हैं, अपने हिसाब से फैसिलिटीज देते हैं। ये सिविल सर्विसेज के अंडर में नहीं गवर्नमेंट किए जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी रहती है, क्योंकि ये जो काम करेंगे इनको बताना पड़ेगा, इनको पार्लियामेंट में डिस्कस करना पड़ेगा या स्टेट असेंबली में डिस्कस करना पड़ेगा कि ये क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, और ताकि पब्लिक का इंटरेस्ट भी इसमें बना रहे। नेक्स्ट आता है मेरिट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी रहती है, यानी कि किसी तरीके का कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, ये अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो करना चाहे वो कर सकते हैं, ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, इंटरफेरेंस कम रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, प्राइवेट कंपनी की तरह ये काम करते हैं, अपने हिसाब से अपने डिसीजंस लेते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऑपरेशन करने की पूरी फ्रीडम होती है, जैसे इनको चलाना है अपना बिजनेस वैसे चला सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। एफिशिएंट स्टाफ रहता है, क्योंकि अपने रूल्स रेगुलेशन पे रिक्रूटमेंट करते हैं और रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं, तो एफिशिएंट स्टाफ रहता है। और इनको पूरी कोलैबोरेशन की छूट होती है, किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या है, पहली डीमेरिट है ऑटोनॉमी ऑन पेपर, जैसा हम बोल रहे हैं कि कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो ये सिर्फ पेपर पे, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कंट्रोल भी इनके ऊपर रहता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहती है, मिनिस्टर्स लोग इस पे कंट्रोल रखते हैं अपना कि कैसा काम करेंगे। मिनिस्टर्स की फ्रीक्वेंट इंटरफेरेंस इसमें होती रहती है। पॉलिसीज पूरी गवर्नमेंट बनाती है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें पूरा रहता है। बोर्ड पैक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, कि जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए होते हैं, तो उन डायरेक्टर्स हमेशा गवर्नमेंट को प्लीज करते रहते हैं, उनको ही मक्खन लगाते रहते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव करने में कम ध्यान रहता है उनका। सुटेबिलिटी क्या है, वेयर गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल अ कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन,
जहाँ पे गवर्नमेंट को किसी भी कंपनी को कंट्रोल करना है, ठीक है, जैसे वो प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करते हैं बिना उसको नेशनलाइज किए, बिना उसको एक पब्लिक कंपनी बनाए पूरी तरीके से। वेयर गवर्नमेंट वांट टू गो फॉर अ कोलैबोरेशन विद प्राइवेट एंटरप्राइजेस, जब गवर्नमेंट को किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ किसी तरीके का कोलैबोरेशन करना है तो वो गवर्नमेंट कंपनी बनाते हैं। वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट की प्लानिंग और गवर्नमेंट का पैसा चाहिए तो वहां ये सुटेबल रहता है। तो थर्ड और लास्ट टॉपिक है आज के पार्ट का कि चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल किस तरीके से चेंज किया गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द पब्लिक सेक्टर हैज बीन प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और उसके इतने इम्पोर्टेंट रोल होने के बावजूद उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, जैसे कि पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग रहा, एक्सेसिव ओवरहेड्स रहे, ओवर स्टाफिंग रही, अंडर यूटिलाइजेशन रहा कैपेसिटी का, इनएफिशिएंसी रही। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमेशा रही। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर की कुछ स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991 में गवर्नमेंट पॉलिसी आई और गवर्नमेंट ने 4 मेजर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, क्या था? रिस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियली वायबल पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं उनको अच्छे से रिस्ट्रक्चर करना दोबारा और उनको रिवाइव करना, उनका काम सुधारना, उन पे ज्यादा ध्यान रखना। क्लोज डाउन द पीएसयूज विच कैन नॉट बी रिवाइव्ड, ऐसी पीएसयूज ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बंद कर देना जिनको रिवाइव करना मुश्किल है, मतलब जिनसे काम चलवाना बहुत मुश्किल है, ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बंद कर देना, मतलब उस गवर्नमेंट ऑफिस को बंद कर देना जो काम नहीं कर रहे हैं ढंग से या जिनसे हमें किसी तरीके का कोई फायदा हो ही नहीं रहा है और कोई फायदा होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। Bring down the government equity in all non-strategic PSUs to 26% or lower if necessary. जितने भी गवर्नमेंट की इक्विटीज है जो कि नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs है, जिसको चलाने के लिए कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं होती, उसको 26% या उससे भी ज्यादा कम कर देना। Fully protect the interest of worker, जो भी वर्कर्स हैं उनका इंटरेस्ट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना। हाँ, द स्टेप्स टेकन टू अचीव द अबव मेंशन्ड एलिमेंट्स आर, तो ये जितने भी एलिमेंट्स थे ये 4 के 4, इनको अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स बनाए गए। सबसे पहला स्टेप है कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 एंड देन टू 3। सबसे पहले जो हमने रिजर्व कर रखी थी इंडस्ट्रीज की, सिर्फ पब्लिक सेक्टर इसमें काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर इसमें कोई किसी तरीके का कोई रोल प्ले नहीं करेगी। सबसे पहले जो हमने बनाई थी वो 17 थी, उसके बाद हमने 8 करी और उसके बाद हमने उसको 3 कर दिया। इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 देयर वर 17 इंडस्ट्रीज, 17 ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। इन 1991 इसको 8 तक कर दिया गया, मतलब बाकी चीजों में प्राइवेट सेक्टर घुस सकता है। इन 2001 इसको 3 कर दिया गया और 3 है कौन सी अभी तक? एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स और रेल ट्रांसपोर्ट, ये सब पब्लिक सेक्टर के अंदर है, मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर का किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर के अंदर है, प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले नहीं करेगा इसमें। दिस मीन्स आफ्टर 2001 द प्राइवेट सेक्टर कुड एंटर इन ऑल द एरियाज एक्सेप्ट दीज 3, इन 3 जगह को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर कहीं भी घुस सकता है। अब नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ अ सिलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कि अपने शेयर्स को पब्लिक सेक्टर में से कम करना और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना कि वो उसके शेयर्स खरीदे। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू सेल ऑफ इक्विटी शेयर, जो भी उनकी इक्विटी शेयर है उनको बेचना, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को बेचना और जनरल पब्लिक को बेचना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स होल्डिंग फ्रॉम पीएसयूज एंड एनकरेज मोर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कि अपने कुछ पीएसयूज को उन्होंने उनसे अपना हाथ वापस ले लिया और प्राइवेट सेक्टर को बोला कि उनकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को अच्छे से चलाओ ताकि जो उनकी एफिशिएंसीज हैं वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि अब एमओयू साइन होने लगे कि कोई भी काम करना है उसके लिए पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगी कि आपको ये काम इतने टाइम में
इतने अमाउंट के साथ आपको ये कंप्लीट करना है। अगर आप नहीं कर पाए, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आप लायबल रहते हो जवाब देने के लिए कि आपने ऐसा काम इतने इस पर्टिकुलर टाइम पर और इतने पर्टिकुलर अमाउंट के साथ कंप्लीट क्यों नहीं किया। Under MOU, the public sector is given greater autonomy. They are given the target, and to achieve this target, these units are granted operational freedom, but they are accountable for not achieving the results on time. कि इनको टारगेट दिया गया और इनको बोला आप अपने हिसाब से काम करो, पर उनको जवाब देना पड़ेगा अगर वो रिजल्ट्स को टाइम पर नहीं लाए। Through MOU, the unnecessary interference of minister can be reduced and more autonomy is granted to these units, but they are held accountable for specific results. Ministers की जो interference थी वो कम हो गई और इनको पूरी फ्रीडम दी गई, लेकिन वो लायबल रहते हैं जवाब देने के लिए कि अगर वो रिजल्ट नहीं लेकर आए तो। नेक्स्ट है ये सी होना चाहिए। Policy regarding sick units to be the same as that for the private sector. देखो जो सिक यूनिट्स है, मतलब जो काम नहीं कर रही है, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, पहले तो कोशिश करता है ना कि उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको किसी तरीके से चलाए, किसी तरीके से कुछ करे। वो अगर नहीं होता है तो फिर उसको बंद कर दिया जाए। तो यही पॉलिसी करी कि पहले तो पूरी कोशिश की जाए कि जो हमारी PSUs है, पब्लिक सेक्टर है, वो जो काम नहीं कर रहा है तो वो कैसे काम करे, उसको किस तरीके से हम इम्प्रूव करें। फिर भी वो इम्प्रूव ना करें तो उस यूनिट को पूरा बंद कर दिया जाए। ऑल द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर हैंडेड ओवर टू BFIR। जितनी भी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर है वो BFI को हैंड ओवर कर दी। BFIR का BIFR क्या, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। द BIFR decided to wind up some very sick units and to revive and rehabilitate some other sick units where there is scope to convert them into healthy units। कुछ को तो उन्होंने वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया कि इनको तो हम नहीं चला सकते, लेकिन जिनमें कुछ जान है, जिनमें कुछ स्कोप है कि वो बन सकते हैं, कुछ वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उनको उन्होंने रिवाइव और रिहेबिलिटेट करने का सोचा। There was a lot of opposition shown by the worker and employee of units which were decided to close down। कि बहुत सारे वर्कर और एम्प्लॉय होते हैं, बहुत अपोज करते हैं कि इसको बंद मत करो, बंद कर दोगे तो हमारा क्या होगा। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप नेशनल रिन्यूअल फंड टू रिहेबिलिटेट एंड कंपनसेट द वर्कर एंड ऑफर देम वेरियस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स। कि तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे फंड बनाए, नेशनल रिन्यूअल फंड, रिहेबिलिटेट एंड कंपनसेट फंड और एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम बनाई, VRS की। आप टाइम से पहले रिटायरमेंट ले लो, और भी बहुत सारे फंड बनाए उन लोगों के लिए जिनकी कंपनीज बंद हो जाती है। There are many enterprises which are very sick and the government is not in a position to feed them anymore। कि ऐसी बहुत सारी एंटरप्राइजेस हैं जो कि बहुत बीमार पड़ चुके हैं, किसी तरीके का कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, बहुत अच्छे खासे लॉस में जा रही है, और गवर्नमेंट अब उनको बिठा के और नहीं खिला सकती है। That is why the government has to take the harsh step of closing these units after providing safety to the workers। तो गवर्नमेंट को एक हार्ड स्टेप लेना ही पड़ेगा, उस यूनिट को बंद करना ही पड़ेगा, लेकिन उनको अपने वर्कर्स को प्रॉपर सेफ्टी भी देनी पड़ेगी नेशनल रिन्यूअल फंड के अंदर। अब वो उसमें क्या क्या होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनके एम्प्लॉयज को किस तरीके से सेफ्टी देनी है, या उनको किसी और डिपार्टमेंट में डालना है, उन्होंने VRS लेनी है, क्या करना है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, पार्ट 2 जरूर देखना।